नमस्कार दोस्तों। ईरान पर अमेरिका इजरायल के हमले का चौथा दिन है। इन 4 दिनों में तबाही की, बमबारी की, मिसाइल हमले की तमाम तरह की तस्वीरें आई हैं। कभी ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी गई है इजरायल के शहरों पर, अबू धाबी से लेकर दुबई से लेकर कतर तक, और कभी इजरायल और अमेरिकी बमबारी से ईरान से तबाही की तस्वीरें आई। 700 से ज्यादा लोग कहा जा रहा है ईरान में मर गए। तबाही और नुकसान ईरानी मिसाइलों से भी इजरायल या अलग अलग इलाकों में हुआ है। लेकिन बेचैन करने वाली 2 तस्वीरें स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। एक जिसमें करीब करीब 250 कब्रें हैं। दूसरी तस्वीर स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसमें हजारों की भीड़ है। वो कब्रें उन बच्चियों के लिए खोदी गई जिन बच्चियों की मौत, ईरानी बच्चियों की मौत, स्कूली बच्चियों की मौत, जो प्राइमरी स्कूल की बच्चियां थी, स्टूडेंट थी, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 12 साल की, इजरायली और अमेरिकी हमले में हुई। पहले ही कहा जा रहा है 165 बच्चियों की मौत हुई, मासूम बच्चियों की। उन बच्चियों का आज सामूहिक जनाजा निकला, नमाज पढ़ी गई, हजारों की भीड़ जुटी, मातम का माहौल था। स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं, ताबूत में उन बच्चियों की लाशें हैं, बेजान जिस्म, जो इजरायली अमेरिकी हमले में इस दुनिया से चली गई, जिनका कोई कसूर नहीं, जिन्हें पता भी नहीं कि जंग के मायने क्या होते हैं, जिन्हें पता भी नहीं कि ईरान से अमेरिका को क्या दुश्मनी है, जिन्हें पता भी नहीं कि ईरान से इजरायल को क्या दुश्मनी है, जिन्हें यह कतई पता नहीं होगा कि इस जंग में यूं उन बच्चियों की जान जाएगी जो उस दिन स्कूल गई थी, स्कूल ड्रेस में थी। तरह तरह की तस्वीरें 3 दिनों से हम देख रहे हैं। स्कूल बैग की तस्वीरें, उनकी किताबों की तस्वीरें, उन बच्चियों की तस्वीरें, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9, 10 साल की बच्चियों की तस्वीरें। और आज ईरान में मातम है और ये तस्वीरें दुनिया भर में वायरल हो रही है। दुनिया के देशों में चिंता है कि आखिर जंग की भेंट, अमेरिकी राष्ट्रपति की सनक की भेंट, वो बच्चियां चढ़ गई और न जाने कितने लोग चढ़ेंगे। अगर ये जंग लंबा खिंचा तो ईरान झुकने को तैयार नहीं, अमेरिका मानने को तैयार नहीं। खामेनेई समेत 40 से ज्यादा ईरानी कमांडर, लीडर्स को मार दिया गया अमेरिकी इजरायली हमले में। स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं, हजारों की भीड़ है। ये मिनाब इलाका है जहां 28 फरवरी को हमले में बच्चियों की मौत हुई थी और इस जंग का, इस युद्ध का सबसे स्याह और दुखद तस्वीर है। लेकिन ऐसी तस्वीर न जाने आगे आने वाले दिनों में कहां कहां से आने वाली है। और इस बीच हो ये रहा है कि जंग थमने के आसार नहीं दिख रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति कह चुके हैं कि लड़ाई 4 से 6 हफ्ते चलेगी। दुनिया के कई देशों में बेचैनी है। ब्रिटिश पीएम कह चुके हैं कि हम इस जंग में शामिल होकर इराक वाली गलती नहीं करेंगे। लेकिन कई यूरोपीय देश इजरायल के साथ खड़े हो सकते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को मटिया मेट करने की हद तक जा सकते हैं, ऐसे वो संकेत दे रहे हैं। अमेरिकी बेड़ा, अमेरिकी फोर्सेज ट्रंप के इशारे पर ईरान में हर रोज बमबारी कर रही है और कहा जा रहा है 2000 ठिकाने, 1500 ठिकानों पर बमबारी हुई है। तो क्या हो रहा है, क्या होगा? और ईरान जो किसी भी सूरत में घुटने टेकने को तैयार नहीं है, उसकी तरफ से मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें और हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी जा रही है, जिसकी जद में इजरायल तो है। ईरानी मिसाइलों की जद में जो मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकी बेस है वो भी है। सऊदी अरब से खबर आई कि वहां अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ। आज ही तस्वीर आई आधी रात को। कल सऊदी अरब का जो सरकारी रिफाइनरी है आराम को, वहां ड्रोन से अटैक हुआ, रिफाइनरी बंद करना पड़ा। दुबई, अबू धाबी और अलग अलग इलाकों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। सैकड़ों फ्लाइट्स, इंटरनेशनल फ्लाइट्स हर रोज कैंसिल हो रही है। तेल की कीमतें बढ़ने लगी है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनातनी का माहौल है। तेल टैंकर पर भी हमले की तस्वीरें आई। आगे क्या होने वाला है? और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की जिद दुनिया को
किस मुहाने पर ले जा रही है, इसको समझने के लिए दो खास मेहमान हैं। एक हमारे साथ जुड़े हैं बॉबी नकवी साहब, जो लंबे अरसे तक दुबई में रहे, मिडिल ईस्ट को बहुत करीब से जानते हैं, क्योंकि गल्फ न्यूज के एडिटर रहे, भारतीय हैं, लखनऊ में रहते हैं, इन दिनों लखनऊ में है, लेकिन चूंकि मिडिल ईस्ट को जानते हैं और इसमें मिडिल ईस्ट की भूमिका बहुत अहम है। एक तरफ ईरान है, एक तरफ वो 8-9 देश हैं जहां अमेरिकी बेस है और जहां ईरानी मिसाइलें या ईरानी ड्रोन से हमले हो रहे हैं। लेकिन सबसे पहले और दूसरे मेहमान हमारे साथ जुड़ सकते हैं कमर आगा साहब, वो भी मिडिल ईस्ट के जानकार हैं, उनको आना था, 1-2-3 मिनट में किसी समय जुड़ेंगे। सबसे पहले मातम की इस तस्वीर से कि जंग की भेंट ऐसे लोग चढ़ते हैं जिनका जंग से कोई नाता नहीं, जो जंग की अहमियत, जंग की जरूरत या जंग की तबाही की भी कल्पना नहीं कर पाते हैं। बॉबी नकवी साहब। जी अजीज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपको मुझे बुलाने के लिए। जी, ये जो फ्यूनरल की जो तस्वीरें आ रही हैं ये बड़ी पावरफुल हैं और इसको पूरी दुनिया देख रही है। ये जिस दिन लड़ाई शुरू हुई 28 फरवरी को, तो पहली जो रिपोर्ट्स आई थी वो इसी स्ट्राइक की आई थी, मेनात के इस स्कूल में जो अटैक किया गया था। शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि 30-40 लोगों की कैजुअल्टी हुई है, बाद में पता चला कि ये आंकड़ा 100 से ज़्यादा स्कूल की बच्चियाँ, ये स्कूल एक लड़कियों का स्कूल है, काफ़ी बड़ा स्कूल है, जो लगभग पूरी तरह से वो डैमेज हो गया है और इसीलिए इतनी ज़्यादा तादाद में वहाँ पे ये लड़कियाँ मारी गई हैं। शुरुआत में इजराइल और यूएस ने दोनों ने डिनाई किया कि उन्होंने कहा कि ये इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, वहाँ हमारा कोई ऑपरेशन नहीं हुआ था। बाद में लेकिन जब जैसे जैसे एविडेंस सामने आए हैं और तस्वीरें सामने आई हैं और दूसरी डिटेल सामने आई हैं, उसके बाद उन्होंने माना कि ये एक ऑपरेशनल एरर है। लेकिन ऑपरेशनल एरर ऑपरेशनल एरर से यहाँ करीब 160 से ज़्यादा बच्चियों की जानें चली गई, जिनका इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद ये सब कंफर्मेशन आया कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला अली खुमैनी और उनके साथ साथ 40 से ज़्यादा टॉप लीडरशिप के लोग जो हैं वो भी मारे गए हैं। तो ये इस लड़ाई की जो शुरुआत है ये बहुत ही ख़तरनाक हुई है और कुछ ही घंटों में ये लड़ाई फिर एक पूरे रीजन में फैल गई। अजीत साहब, आज जो चौथा दिन है, आज अगर आप उस मैप को उठा के देखें, इस वॉर का ये जो पूरा कैनवस है, ये पूरा इसको ईरान के चारों तरफ ये जो पूरा अगर आर्क बनाएंगे तो करीब करीब 9 कंट्रीज में इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है। 9 कंट्रीज में ये एक कहना चाहिए कि एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट जोन्स बन गए हैं। ये एक बहुत बड़ा इलाका है। अगर आप इसको ये रीजनल वॉर तो है ही, इसको अगर आप एक छोटी मोटी मिनी वर्ल्ड वॉर अगर कहें तो उसको कहना एक कोई गलत नहीं होगा। जिस स्केल पे ये वॉर फैल गई है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था कि ये 3-4 दिनों की बात है और उनका और नेतन्याहू का ये अंदाज़ा था, मिसकैलकुलेशन था कि ईरानियन टॉप लीडरशिप को अगर वो ख़त्म कर देते हैं तो ये वॉर अपने आप ख़त्म हो जाएगी और ईरान का जो पूरा जो रजीम है और उनका जो कमांड और कंट्रोल का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो ख़त्म हो जाएगा और हम इसके बाद रजीम चेंज के लिए हम आगे बढ़ेंगे। और उनकी ये भी उम्मीद थी कि जो ऑपोजिशन ईरान में एक्टिव था जनवरी में और पिछले साल भी, और जो लोग सड़क पे उतर रहे थे, इनका ये अंदाज़ा था कि वो लोग सड़क पे आएंगे और इससे हम रजीम चेंज कर ले जाएंगे। जी अजीत जी, लेकिन आपको लगता है, देखिए, रिजीम चेंज जितना आसान अमेरिका समझ रहा होगा या अमेरिका को लगता होगा कि खामेनेई की किलिंग कर दी हमने और उसके बाद उनके टॉप कमांडर्स मारे गए, उनके कुछ जो सलाहकार थे वो मारे गए और एक लिस्ट आ गई कि कौन कौन लोग मारे गए टारगेटेड ढंग से, तो क्या रिजीम चेंज अमेरिका अगर चाहता है इसकी कोई गुंजाइश? कल जो यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी हैं उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उन्होंने भी अपनी बात उन्होंने भी यही कहा कि ये एक बहुत ही प्रिसिशन स्ट्राइक था। अब देखिए, इसमें इनके जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो अलग अलग लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते हैं कि ये इजराइल ने
इजराइल जंग करने वाला था और फिर हमने ज्वाइन कर लिया। यूएस डिफेंस सेक्रेटरी कहते हैं कि हमने प्रिसिशन स्ट्राइक्स करी हैं। अगर ये आपकी प्रिसिशन स्ट्राइक है तो इसका मतलब आपने जानबूझ के एक स्कूल पे अटैक किया। यानी फर्स्ट वेव जो थी आपकी 28 फरवरी को दोपहर में, मेरे ख्याल से जिस टाइम वो रमज़ान का एकदम पीक रोज़ा होता है 12-1 बजे की आसपास, जब ये रिपोर्ट्स आना शुरू हुई हैं, उस टाइम जब अटैक किया है, तो ये अगर आपकी एक प्रिसिशन स्ट्राइक है तो ये मानना पड़ेगा कि आप फिर इसमें आपके लिए एक आम आदमी की जान, जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि साहब इसको हम रजीम से ईरानियन को इस रजीम से छुटकारा दिलाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि ये रजीम वहाँ से हट जाए और ईरान में डेमोक्रेसी पूरी तरीके से वहाँ पे आ जाए। तो क्या यही आपकी डेमोक्रेसी है जिसमें इतनी बड़े लेवल पे बच्चों की जानें जा रही हैं? मुझे हालांकि कोई बहुत बड़ा कोई आश्चर्य नहीं होता अजीत जी, क्योंकि इजराइल का रिकॉर्ड रहा है। हमने गाजा में देखा है कैसे अस्पताल के बाद अस्पताल पे अटैक हुए हैं, स्कूलों पे अटैक हुए हैं, जानबूझ के उन्होंने यूनिवर्सिटीज को डिस्ट्रॉय किया है। यानी गाजा इस टाइम पूरा जो है पूरा सिविलियन जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो हॉस्पिटल्स हों चाहे वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हों, सारी वहाँ पे बर्बाद हो चुकी हैं। तो उनके लिए स्कूल पे अटैक करना कोई बड़ी बात नहीं है। उनके लिए ये एक वॉर है और एक मामूली सी एक ऑपरेशनल एरर है बस। हाँ, तो और दूसरी बात ये है कि वैसे भी जिस ढंग से बच्चों की ये तस्वीर जब वायरल हो रही है या कब्रों की तस्वीर, तो दुनिया के अलग अलग देशों से प्रतिक्रिया आई है। लेकिन वापस हम लौटते हैं जो रिजीम चेंज का आखिरी आपने कहा, लेकिन बॉबी नकवी साहब ये भी देखें कि ईरान का जो रिटेलिएशन है, वो रिटेलिएशन चाहे इजराइल में बैलिस्टिक मिसाइलें जा रही हो, चाहे हाइपरसोनिक मिसाइलें गिर रही हो, या उनको इंटरसेप्ट किया जा रहा हो, मिडिल ईस्ट में भी उसका इम्पैक्ट है। मैंने पहले भी कहा, रिफाइनरी से लेकर और अमेरिकन दूतावास पर भी ईरानी मिसाइलें गिरी हैं या अटैक करने की कोशिश हुई है। हालांकि बहुत सारी मिसाइलों को या ड्रोन को इंटरसेप्ट करने के दावे मिडिल ईस्ट और अमेरिकी बेस से किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि ईरान क्या इस मजबूत स्थिति में है कि इस जंग को लंबे समय तक जंग में अमेरिका को और इजराइल को फंसाए रखे? देखिए अजीत, जो लोग ईरान को जानते हैं या समझते हैं, ईरान का जब से इस्लामिक रिवॉल्यूशन वहाँ हुआ है या उससे पहले जो पहलावी रजीम था, अगर ईरान को जो लोग प्रॉपरली फॉलो करते हैं उनको ये बात मालूम है कि ये ईरान इराक नहीं है जहाँ से सद्दाम हुसैन को हटा दिया गया और उनकी फिर स्टैचू जो है लोगों ने गिरा दिए और फिर वहाँ रजीम चेंज। या ईरान मुअम्मर गद्दाफी का लीबिया नहीं है, या मोस्ट रिसेंटली वो वेनेजुएला नहीं है कि आपने एक जहाज भेज के वहाँ के प्रेसिडेंट को किडनैप करके आप ले आए। ईरान एक ऐसी कंट्री है जिसका काफ़ी एक सिविलाइजेशनल स्टेट है, जिसकी काफ़ी एक रिच हिस्ट्री रही है। और रीसेंट हिस्ट्री अगर आप देखें इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद से, तो वो एक उनके कॉन्स्टिट्यूशन से चलती है। उस कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीज़ें उन्होंने स्पेसिफाई की हुई हैं कि सक्सेशन कैसे होगा, इलेक्शन कैसे होगा, इंस्टीट्यूशनल हायरार्की क्या है। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे एक किसी लीडर के मरने से या एक किसी कमांडर के जाने से ये पूरी कंट्री जो है ख़त्म हो जाएगी या पूरा जो है रजीम चेंज हो जाएगा। ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा एक मिस कैलकुलेशन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने का है और नेतान्याहू का है। ये लड़ाई अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की लैंग्वेज को अगर आप क्लोजली आप देखें, तो वो पहले वो 3-4 दिन के बारे में बात कर रहे थे कि 3-4 दिन में ये लड़ाई हम इसको डिसाइसिव स्टेज पे पहुंचा देंगे। कल उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अब वो 4 या 5 हफ्तों की बात कर रहे हैं। और उसके बाद जो दूसरे जो एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स हैं, सीनियर ऑफिशियल्स, अब एक ओपन एंडेड वॉर की बात कर रहे हैं कि भाई ये लंबी चल सकती है। उन्होंने ये भी माना कि अमेरिकन कैजुअलिटीज काफ़ी हो सकती हैं। अब सवाल ये होता है कि ईरान कितने दिनों तक इसको सस्टेन कर सकता है।
दो चीज़ें उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो उनके पास एक साइजेबल ज़ख़ीरा है। एक्चुअल तो काउंट बहुत रिलायबल काउंट मिलना बहुत मुश्किल है कि कितने बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, कितने हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, कितने क्रूज मिसाइल्स हैं, कितने इनके पास ड्रोन्स हैं। मगर ये अग्रीमेंट है कि इनके पास एक साइजेबल ज़ख़ीरा है जो एक अंडरग्राउंड बंकर्स में इन्होंने छुपा के रखा है। दूसरी चीज़, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं वो भी उन्होंने अंडरग्राउंड है और बहुत ही लो कॉस्ट ऑपरेशन में इसको मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। तो अब देखना यह है कि जो ईरान को जो इतना बड़ा नुकसान पहुंचा है, जो 40-45 लोगों की डेथ हुई है इंक्लूडिंग द सुप्रीम लीडर, उसके बाद ये जो सक्सेसर जो 3 मेंबर काउंसिल जो सेटअप की गई है, जो एक टेम्पररी काउंसिल है, जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, ये ईरान को कैसे चलाती है और किस डायरेक्शन में ले जाती है। अभी तक तो ऐसा लगता है, जिस तरीके से रैपिडली, जिस इंटेंसिटी और स्पीड के साथ में ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा है, ऐसा लगता है कि ये वॉर जो जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली। ऐसा कोई इंडिकेशन ईरान की तरफ से नहीं आया है कि ये वॉर ख़त्म करना चाहते हैं या बातचीत करना चाहते हैं। ऐसी अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट ज़रूर हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अप्रोच्ड इटली और उनसे इन्होंने एक रिक्वेस्ट की है कि आप ईरान से बातचीत करके पूछिए कि क्या बातचीत दोबारा शुरू की जा सकती है। तो ऐसी कोई इंडिकेशन आज की डेट में तो मुझे नहीं दिखाई देती। डेली एवरी नाइट मैं ये देख रहा हूँ कि एक एस्केलेशन लैडर ऊपर ही जा रहा है। कल जो डेवलपमेंट्स हुए थे उसमें सऊदी अरेबिया की एक रिफाइनरी के ऊपर अटैक हुआ। हालांकि ईरान ने कहा है कि ये अटैक हमने नहीं कराया, उन्होंने इजराइल को ब्लेम किया है कि ये अटैक इजरायलीज ने किया है। कतर के एक एलएनजी टर्मिनल पे अटैक हुआ, वो बंद कर दिया गया। वो दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी फैसिलिटी है। और आज ओवरनाइट सऊदी अरेबिया में, जैसा आपने बताया, जो रियाद का डिप्लोमेटिक क्वार्टर है वो एक बहुत बड़ा इलाका है जहाँ सारी एम्बेसीज लोकेटेड है। वहाँ पे इंडियन एम्बेसी भी है और उससे कुछ बहुत ज़्यादा दूर नहीं है यूएस एम्बेसी जहाँ पे ये अटैक हुआ। हालांकि बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ। एक चांसरी की बिल्डिंग है, चांसरी का जो था वो उसको डैमेज किया गया और थोड़ा सा पार्किंग में उनके डैमेज हुआ था। लेकिन ये बताता है कि ईरान इतनी दूर से भी एक प्रिसिशन स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी अभी भी रखता है। ये एक काफी एक ये नोट करने वाली बात है। दूसरी जो बड़ा डेवलपमेंट वो ये हुआ है कि उन्होंने ऑफिशियली ईरानियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि साहब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम बंद करने जा रहे हैं। अब यहाँ से कोई ट्रैफिक शिपिंग ट्रैफिक यहाँ से नहीं जा सकता। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और अगर इसको ईरानियंस अगर इस एम्बार्गो को, इस ब्लॉकेड को अगर सस्टेन कर पाए तो ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिए इसमें बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। खासकर इस नैरो चैनल से, जो एक बहुत ही नैरो चैनल है, वहाँ से करीब करीब जो है 20 से 25% दुनिया की ऑयल की सप्लाईज वहाँ से जाती हैं। ये जितनी भी कंट्रीज हैं, यूएई है, सऊदी अरेबिया है, कतर है, सारी एनर्जी सप्लाईज जाती हैं। अब इसमें देखना यह है कि इसमें चाइना का क्या रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि अगर ये ऑयल ब्लॉकेड काफ़ी दिनों तक चलता है तो इससे चाइना को भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्या ये चाइनीज टैंकर्स को वहाँ से निकलने के पैसेज के लिए सेफ पैसेज देंगे, ये भी आगे देखना है। कल या परसों जो रिपोर्ट्स आई थी वो कुछ ईरानियन नेवल कमांडर्स ने मैसेजेस भेजे थे वहाँ जो टैंकर्स थे उस इलाके में कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम बंद करने जा रहे हैं। उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया गया था क्योंकि वो एक ऑफिशियल ऑर्डर नहीं था। हालांकि उसके बाद जो ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो शिपिंग टैंकर्स को इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं, उन्होंने इंश्योरेंस देने से मना कर दिया। लेकिन आज एक क्लियर ऑर्डर आया है और उसमें उन्होंने कहा है कि हम ये बंद करने जा रहे हैं। अब आने वाले दिन में अगर ये एम्बार्गो चलता है तो ये एक बहुत ही सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस ऑयल ये पूरी दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए होगा। हालांकि एट दिस मोमेंट एक दुनिया में एक तरह से
ये समझ लीजिए कि ये एक ऑयल की ओवर सप्लाई है, बट ये स्टॉक बहुत जल्दी जो है डिप्लीट होना जब शुरू होगा तो उससे प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी और शॉर्टेजेस होना शुरू होंगी। जी अजीत। मैं ये जी। कह रहा हूं कि आप लंबे अरसे तक नकवी साहब मिडिल ईस्ट में रहे हैं, वहां की राजनीति को, वहां की कूटनीति को, अमेरिका से उनके रिश्ते को आप जानते हैं गल्फ न्यूज के एडिटर के तौर पर। मिडिल ईस्ट के जो देश हैं जहां ईरान की तरफ से चाहे ड्रोन से चाहे मिसाइल से हमले हो रहे हैं, जिसको इंटरसेप्ट बड़े पैमाने पर किया भी जा रहा है, दुबई हो, अबू धाबी हो, कतर हो, जहां भी, तो मिडिल ईस्ट के देश में जनता और लीडरशिप के बीच कोई दो राय है, या इसी तरह से है कि ठीक है हम हर हाल में इजराइल और अमेरिका के साथ हैं? देखिए, ये जो आज करीब करीब 9 कंट्रीज पे ईरान ने अटैक किया है, जिसमें से 6 कंट्रीज गल्फ की हैं, उसमें सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत और उसके अलावा जॉर्डन है, इराक है, इराक में भी अरबिल में अटैक किया है, और इजराइल है। टोटल ये 9 कंट्रीज में अटैक किया गया है। अब इसमें सबसे खास बात यह है, फोकस जो है वो गल्फ कंट्रीज का है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो डैमेज किया गया है वो है बहरीन, कतर, यूएई, ये और सऊदी अरेबिया में भी जो रिफाइनरी पे उनकी अटैक हुआ। ये बहुत अनप्रेसिडेंटेड है। बहरीन का अगर देखें तो वहाँ पे पूरा जो यूएस नेवी 5th फ्लीट का जो उनका जो बेस था वो पूरा काफ़ी डैमेज किया गया है उसको। अब वहाँ तो बाकायदा सड़क पे आर्मी आ गई है, क्योंकि बहरीनी नेशनल्स वहाँ पे शिया जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं यूएस के खिलाफ में। वहीं दूसरी तरफ देखें कि यूएई पे अगर आते हैं तो यूएई में दुबई एयरपोर्ट पे अटैक हुआ था, अबू धाबी एयरपोर्ट पे अटैक हुआ, एक नेवल बेस के एक वेयरहाउस पे अटैक हुआ, फिर वहाँ के एक होटल पे, फेयरमाउंट होटल है पाम जुमेरा में, वहाँ हुआ, बुर्ज अल अरब में हुआ। यानी ऐसी कई फैसिलिटीज़ हैं जो वो यूएई में जो डिफेंस के मिलिट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उस पर, और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर, और कमर्शियल बिल्डिंग्स पे भी अटैक हुआ है। वैसे ही कतर में भी हुआ है। कुल मिला के इसमें ईरान की जो मेरे ख्याल से जो कैलकुलेशन है या स्ट्रैटेजी कहें, वो ये है कि वो यूएस के जो एलाइज हैं, यानी जहाँ जहाँ यूएस की प्रेजेंस है, उन कंट्रीज में अटैक करके और इन कंट्रीज पे प्रेशर डालना चाहते हैं कि आप यूएस के साथ मिल के बात करिए और इस जंग को रुकवाइए। यही एक स्ट्रैटेजी है। मेरे ख्याल से इसमें कुछ थोड़ी बहुत इसमें मेरे ख्याल से कुछ इसमें इनको जो कल से जो कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं उससे ऐसा लगता है कि ये स्ट्रैटेजी काम कर रही है। कल रशियन प्रेसिडेंट पुतिन की बातचीत हुई है मोहम्मद बिन जायद से, जो यूएई के प्रेसिडेंट हैं, और उसके बाद एक जो स्टेटमेंट इशू किया गया उसमें डिप्लोमेसी की बात हो रही है। वहीं कल शाम को ही दुबई और अबू धाबी दोनों ने अनाउंस किया कि ये एयरपोर्ट की पार्शियल ओपनिंग वो शुरू कर रहे हैं, कुछ ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं, कुछ फ्लाइट शुरू कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ इधर डिप्लोमेटिक लेवल पे कुछ डिस्कशंस ऐसे चल रहे हैं यूएस और इजराइल से हट के जो अपने लेवल पे इन कंट्रीज अब बात कर रही हैं वाया रशिया, कि इसको कैसे ये जो अटैक्स इन कंट्रीज के ऊपर हो रहे हैं इनको कैसे कम किया जा सके या इनको रोका जा सके। ये अब जंग रुकने के बाद क्या डायनामिक्स होंगी इन जीसीसी कंट्रीज और ईरान की, इसके बारे में तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये इन कंट्रीज के ऊपर ईरान ने एक बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि एक इकोनॉमिक कॉस्ट इम्पोज की है फॉर होस्टिंग यूएस बेसिस। इन कंट्रीज का ये कहना है कि ये हमारी कंट्रीज से कोई भी ऑपरेशन लॉन्च नहीं किया गया, ये सारे ऑपरेशंस बाहर से लॉन्च किए गए हैं। ईरान का ये कहना है कि आपके जो बेसिस जो इन कंट्रीज में है वहाँ से इस ऑपरेशन में लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। जैसे बहरीन के बारे में कहा जाता है कि जो यूएस के नेवल शिप्स हैं उनको मिसाइल के रीलोड करने के लिए वापस बेस पे जाना पड़ता है, तो वो एक फैसिलिटी वहाँ से प्रोवाइड की जाती है। एक बहुत बड़ा नेवल बेस है जो अब बुरी तरह डैमेज हो गया है।
वैसे ही कतर में जो सबसे बड़ा जो मिडल ईस्ट में यूएस का बेस है, करीब 10,000 सोल्जर्स हैं, वो भी एक बहुत बड़ा वहाँ से लॉजिस्टिकल सपोर्ट मिलता था। कहने का मतलब ये है अजीत जी कि जो इन कंट्रीज का जो की जो रिश्ते जो थे यूएस से, कि यूएस एक तरीके से सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड करता था और अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी देता था और उन्होंने उनको अपने बेसिस बना रखे थे। मेरे ख्याल से इन कंट्रीज को अब ये सोचना पड़ेगा कि हमको हम यूएस इज अनेबल टू प्रोवाइड देम सिक्योरिटी, ये बात तो क्लियर हो चुकी है। हालांकि ऑलमोस्ट हर कंट्री के पास जो इनकी एयर डिफेंस के जो सिस्टम्स हैं, पैट्रियट के और दूसरे जो सिस्टम्स हैं, वो सब मौजूद हैं। उसके बावजूद ईरानियन मिसाइल्स ब्रीच करके और इन कंट्रीज में कई जगह हिट किए हैं। और ये अगर कॉन्फ्लिक्ट जल्दी ख़त्म नहीं होता है तो इसकी बहुत दूरगामी इकोनॉमिक कॉस्ट ये कंट्रीज पे करेंगी। ऑलरेडी देखिए, हर घंटे जो एयरपोर्ट बंद रहता है उसकी एक बड़ी कॉस्ट है। जबल अली पोर्ट बंद है, उसकी एक बहुत बड़ी कॉस्ट है। या एलएनजी टर्मिनल अगर बंद रहता है तो उसकी एक बहुत बड़ी कॉस्ट है। वैसे ही एक जो अरेमको की रिफाइनरी बंद हुई है तो एक बहुत, तो कहने का मतलब ये है कि इस वॉर का सबसे बड़ा नुकसान इस टाइम जो उठाना पड़ रहा है वो गल्फ कंट्रीज को उठाना पड़ रहा है। इनके रिश्ते ईरान से बहुत अगर अच्छे नहीं रहे तो बहुत खराब भी नहीं रहे। पिछले कुछ सालों में तो ये रिश्ते काफी ठीक हुए थे। तो इससे एक बात तो लगता है ना कि ये लड़ाई अब लंबी भी चल सकती है। अगर ईरान के पास कहा जा रहा है 3,000 मिसाइलों का जखीरा है, कोई 3,500, कोई उससे ज्यादा, और इस बीच मार्को रूबियो का एक बयान वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में जिसमें वो कह रहे हैं कि ईरानियन एक महीने में 100 बैलिस्टिक मिसाइल बना सकते हैं, हम एक महीने में 6 से 7 इंटरसेप्टर्स बना सकते हैं। मतलब इतनी मिसाइलें दागी जा रही है, उनको इंटरसेप्ट करके गिराने में उससे कई गुना ज्यादा खर्च है, और वो वहां अमेरिका और इजराइल लंबे समय तक इंगेज रह सकता है। तो ये लड़ाई लंबी खिंच सकती है। जी बिल्कुल। देखिए, जहाँ तक ये इंटरसेप्शंस की बात है, अगर एक एग्जांपल हम लें कि यूएई का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का स्टेटमेंट आया था कि करीब 150 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स को उन्होंने जो ईरानियन मिसाइल्स थे उनको मार इंटरसेप्ट किया, इंटरसेप्ट किया। अब हर मिसाइल को गिराने में एक एक इंटरसेप्टर की कीमत करीब करीब $4 मिलियन की होती है, और उसके अलावा कई सैकड़ों ड्रोन्स भी उन्होंने मार गिराए। तो अगर आप उसको 200 का भी नंबर रखते हैं तो वो 200 इंटू 4 800 मिलियन हो गए, और ये खर्चा कहीं ज्यादा हो गया। यानी 1 बिलियन तो खाली यूएई को ये जो मिसाइल्स और ड्रोन्स आ रहे थे उनको इंटरसेप्ट करने में इनका इतना खर्चा हो गया, इतनी कॉस्ट। और जो दूसरी इकोनॉमिक कॉस्ट है वो तो हम अभी इसमें जोड़ नहीं रहे हैं, या मिलिट्री की जो ऑपरेशनल कॉस्ट है उसको हम नहीं जोड़ रहे हैं। और ये लड़ाई यूएई की है भी नहीं, उसके बावजूद ये कॉस्ट उनको बेयर करनी पड़ रही है। तो ये लड़ाई वेस्टर्न यूएस और इजराइल के लिए तो बहुत महंगी है, ईरान के लिए उतनी महंगी नहीं है, क्योंकि उनके जो ड्रोन्स होते हैं, ये जो 2 ड्रोन्स फॉर एग्जांपल जो सऊदी अरेबिया में रियाद में डिप्लोमेटिक क्वार्टर में जाके गिरे हैं, ये मुश्किल से $20-30 हजार में वो बना लेते हैं। और ये बड़े सोफिस्टिकेटेड ड्रोन्स हैं। यही ड्रोन्स इन्होंने रशिया को भी बेचे थे यूक्रेन वॉर में, ईरान ने, और ये बड़े इफेक्टिव ड्रोन्स हैं। ये पिछले महीने एक रिपोर्ट आई थी जिसमें इन्होंने एक ड्रोन भेजा था अब्राहम लिंकन की के ऊपर, जो इनका जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके ऊपर जासूसी करने की। हालांकि उस ड्रोन को गिराया गया, लेकिन वो गिराने से पहले वो पूरा डेटा जो था, वो जो रिकॉनेसेंस उसने की थी, वो डेटा वापस भेज चुका था। यानी एक छोटी सी लागत में, कम पैसे में ये बहुत अच्छे इफेक्टिव ड्रोन्स ईरान ने बनाए हैं, जो कि एक इस वॉर को सस्टेन करने में और एनिमी को डैमेज करने में काफी कारगर साबित हो रहे हैं। इसी में कल डेली मेल की एक रिपोर्ट देख रहा था जिसमें था कि ईरानी ड्रोन $34,000 में बनता है, और एक ड्रोन को इंटरसेप्ट करके जो इंटरसेप्टर है गिराया जाता है वो $4 मिलियन में। तो कई गुना का फर्क है वो उसके ड्रोन को न्यूट्रलाइज करने में। और ये 2-3-4 हफ्ते अगर लग गया तो पता नहीं अमेरिका और इजराइल को इंटरसेप्टर्स की किल्लत होने लगेगी।
ये ऐसी ऐसी रिपोर्टें पिछले जून में जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ये भी उस टाइम भी हुई थी, हालांकि फिर कॉन्फ्लिक्ट वो जल्दी खत्म हो गया। अब ये रिपोर्ट्स फिर से आ रही हैं कि ये देखिए, ये जो इंटरसेप्टर्स हैं ये यूएस में कई फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, फिर असेंबल किए जाते हैं, फिर ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ये कोई बहुत जल्दी इसको नहीं बनाया जा सकता, ये बड़ी एक सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट होता है और इसको बनाने में बहुत खर्चा आता है। और फिर जो उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अब इस टाइम 6 कंट्रीज ऐसी हैं जिनको, जो यूएस के एलाइज हैं उनको चाहिए, प्लस इसराइल को चाहिए। सबसे ज्यादा यूएस ऑब्वियसली जो प्रायोरिटाइज करेगा, इसराइल के पास इंटरसेप्टर्स होने चाहिए। एक ईरान की ऐसा लगता है कि ये एक स्ट्रैटेजी है कि डेली स्ट्राइक से इनका जो इंटरसेप्टर्स का स्टॉक है, अगर वो कम हो जाए या खत्म हो जाए, तो उसके बाद फिर ये ज्यादा बड़ा हमला कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि ईरान अभी एकदम डिटरमाइंड है कि ये एक कहना चाहिए कि ये एक इस वॉर को, जिसे कहते हैं कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं वॉर ऑफ एट्रिशन, मतलब ये कि उसमें ये एक डॉक्ट्राइन है कि उसमें आप अपने दुश्मन को थका दीजिए, ये लड़ाई इतनी लंबी कर दीजिए कि उसमें दुश्मन थक जाए। तो ऐसा लगता है कि ईरान की ये स्ट्रैटेजी है कि ये वॉर लंबी चले। इसीलिए शायद इन लोगों ने अभी तक आयतुल्लाह साहब की फ्यूनरल की डेट नहीं अनाउंस की है, हालांकि 40 दिन की मॉर्निंग है। इनको फ्यूनरल करना पड़ेगा उससे पहले। मेरे ख्याल से ये अभी इसको कुछ दिनों तक और इस वॉर को खींचेंगे, और आने वाले टाइम में देखना यह है कि इनकी जो जीसीसी कंट्रीज की जो कैपेबिलिटी या इजराइल की जो कैपेबिलिटी है जो इंटरसेप्शन की, वो कैसे कितनी इफेक्ट होती है, आने वाले दिनों में अजीत जी इसके बारे में पता लगेगा। चलिए, अगर जंग लंबी खिंची तो हम लोग और कई बार बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। इस बीच दुनिया के कई देशों में बेचैनी इस बात को लेकर कि ये जंग अगर लंबी खिंची, इसमें दूसरे देश अगर मजबूरन भी शामिल हुए तो कहीं तीसरे विश्व युद्ध की तरफ तो ये जंग नहीं चली जाएगी। हम दुआ करेंगे, बार बार मैं वीडियो में बोलता हूं, हम दुआ करेंगे कि ऐसी स्थिति ना आए, क्योंकि ऐसी नौबत आती है तो बहुत सारे हजारों लाखों बेकसूर लोग मारे जाते हैं, जिसका जंग से, हथियार से, सियासत से, सत्ता से, कूटनीति से, सेना से कोई लेना देना नहीं होता है। तो जंग इंसानियत और मानवता के लिए बहुत नुकसानदेह होता है, और इसलिए हम दुआ करेंगे कि जल्द से जल्द जंग खत्म। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया बॉबी नकवी साहब, फिर बातचीत होगी। नमस्कार।